अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और प्रोग्राम है फ़ॉरेन पॉलिसी विद रियाद आजिज़। नाज़रीन, हम जैसा कि आपके इल्म में है फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ात का एक छोटा सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है कि 20-25 मिनट में जो जायज़ा लिया जा सकता है, जिसमें अहम नुकात हम डिस्कस करते हैं। हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात किस नहज पर हैं। पाकिस्तान वो ऐसा कंट्री है कि जैसे ही वो वजूद में आया है, यानी 1947 14 अगस्त, उसके फ़ौरन बाद सबसे पहला मुल्क था ईरान जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात कायम किए। इसमें भी फिर अगर हम तारीख़ में जाएँ तो मुख्तलिफ़ एराज़ हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात बहुत अच्छे रहे। 2 वॉर्स हुई इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इन दोनों वॉर्स में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, मिलिट्रीली उनका साथ दिया और उनको बहुत सारी सपोर्ट भी फराहम की। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर दीगर ममालिक की तरह ईरान से भी ख़राब हो गए। क्या वजूहत रहीं, और जो गैस पाइपलाइन का इशू है दोनों ममालिक के दौरान कोर इशू है आजकल, और उसके ऊपर क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो गैस पाइपलाइन का इशू है उसके ऊपर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान जाने की बातें कर रहा है, और ईरान का जो इसके अंदर जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वज़न है उसके अंदर। तो क्योंकि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया और फिर एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं किया, और बकौल सरदार मोहम्मद अशरफ खान साहब कि पाकिस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क से किए हुए किसी भी एग्रीमेंट को पूरा ही नहीं किया। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सरदार साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? इब्तिदा से अगर हम चलें फ्रॉम द बिगनिंग। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। एक दूसरा समझिए कि ईरान पहला मुल्क था जिसको पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने दरख्वास्त की कि जो आपने उधर आर्डर दिए हुए अमेरिका को अपने असला वगैरह के, तो आप अपना ऑर्डर पीछे कर दो, वो ऑर्डर आपका हमको दे लेने दो, हैं, क्योंकि हम बड़े ख़तरे में हैं। हम हमेशा से ख़तरे में, हम पैदा होते ही ख़तरे में शिकार हो गए, अभी भी तक खतरों से निकले नहीं हैं। 75 साल में नाजुक दौर से गुजरे नहीं, हम ख़तरे में, सख्त। इस्लाम ख़तरे में, पाकिस्तान ख़तरे में, हैं, एटमी प्रोग्राम ख़तरे में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ख़तरे में, तो हम ख़तरे में ही रहते हैं। तो खैर, ईरान जो है वो इस खित्ते की सबसे ज़्यादा, सबसे पुरानी तहज़ीब है, और इट इज़ द मोस्ट कल्चरड कंट्री। और ईरान ने सब कॉन्टिनेंट को रूल भी किया है। एक ज़माने में फ़ारसी जो है वो सब कॉन्टिनेंट के हुक्मरानों की भी ज़बान थी और अवाम की भी ज़बान थी, दफ्तरों की भी ज़बान थी। सो ईरान कल्चरली पाकिस्तान का बहुत करीबी है, और इसलिए पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। पाकिस्तान इंटरनेशनली भी, जब तक ईरान अमेरिकन कैंप में रहा उस वक्त तक पाकिस्तान, ईरान, सीटो सेंटो वगैरह में, टर्की, ईरान, ये एक ही उसमें रहे। तो सेंटो में तो नहीं था ईरान, सेंटो में था, सॉरी, सीटो में नहीं था। सीटो में तो इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ जहाँ भी ये दोनों मुल्कों का होता था, इकट्ठे होते थे। आरसीडी बना वो तो 3 ममालिक के दरमियान, तुर्की पाकिस्तान। लेकिन वो मिलिट्री अलायंस नहीं था आरसीडी। मैं मिलिट्री अलायंस की बात ही नहीं कर, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। मतलब रिलेशनशिप में ईरानी स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ा करते थे, मुझे याद है 60s में, इवन बिफोर दैट। तो ईरान का पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हमेशा से रहा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में दरारें आनी शुरू हुई इवन शाह ईरान के दौर में भी। जब बांग्लादेश बना और हिंदुस्तान ने के साथ पाकिस्तान की जो 71 की वार हुई, और उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने कहा कि हम बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। तो उस वक्त शाह ईरान ने कहा कि अगर पाकिस्तान टूटा तो हम अपना हिस्सा ले लेंगे। तो ये एक, और इसीलिए सब्सिक्वेंटली जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, जिसमें सऊदी और ये लोग सारे इस्लामी मान के, उसमें ईरान नहीं आया, शाह ईरान नहीं आए थे। तो शाह ईरान के दौर में तो, लेकिन खुद शाह ईरान के दौर में पाकिस्तान बाय एंड लार्ज हैज़ बीन अ गुड ब्रदरली एंड नेबरली रिलेशनशिप विद। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानी और ईरानियन कम्युनिटीज़ में बड़ा इन्फ्लुएंस है
जो पाकिस्तान की जो अहले तशी की कम्युनिटी है, दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। और हमारे मुल्क में जो टॉप एलीट है, एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल्स है, यू नो पीपल ऑफ वो हैं, तो वो ज़्यादातर अहले तशी हैं। तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान की सोसाइटी पे काफ़ी है। लैंग्वेज का भी है, फ़ारसी से उर्दू पैदा हुई है, तो उर्दू में भी काफ़ी फ़ारसी और टर्की के अल्फाज हैं। तो लेकिन जो हमारे ताल्लुकात जो एक्चुअली ख़राब होना शुरू हुए हैं वो हुए हैं ईरान में इनकलाब के बाद। ईरान में जो इनकलाब के बाद हम चूँकि शाह ईरान के अलाई थे, तो वहाँ जो खोमेनी साहब की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान के दो। सर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही वहाँ इनकलाब आया और नई गवर्नमेंट कायम हुई तो पाकिस्तान ने उसको फ़ौरन तस्लीम कर लिया। तो आप नहीं, उनका जो कर्ज था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने चुका दिया। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब हमने चुका दिया, वो उन्होंने हिसाब चुका दिया था सर। जैसे ही गवर्नमेंट नई आई थी इस्लामिक गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान ने फ़ौरन उसको तस्लीम कर लिया। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद यू कि भाई इनकलाब आई तो इन्होंने कहा ये तो खुद पाकिस्तान में भी उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, तो ज़ियाउल हक साहब जो है वो खुद इसी तरह का इनकलाब पाकिस्तान में भी चाहते थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि ईरान में जो है वो शिया इनकलाब आया और पाकिस्तान में ज़ियाउल हक जो है वो देवबंदी इनकलाब का सबसे बड़ा प्रचारक था और ही ट्राइड हिज बेस्ट। अफ़गानिस्तान में अभी जो गवर्नमेंट है ये देवबंदी गवर्नमेंट है, ये देवबंदी फ़िरके की जो मौलवीज़ हैं उनकी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में। तो ज़ियाउल हक साहब का आइडिया ये था कि पाकिस्तान में भी हम ऐसा करें, नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं हुआ, मे बी इट्स बेटर फॉर। अच्छा, उसके बाद तो अब ईरान ने जब एक ये कहानी कही जाती है इस सिलसिले में कि उधर से ईरान ने अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करना शुरू किया दूसरे मुल्कों में। उसमें पाकिस्तान जाहिर है कि नेबरिंग कंट्रीज़ था, यहाँ पे उसके असरात महसूस किए जाने लगे और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उसके असरात, इराक़ में भी और भी शाम में भी और भी ममालिक में महसूस किए जाने लगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब एक्टिव हो गया, उसने वो बकौल आपके कि वो एक मखसूस किस्म का इस्लाम वो भी देखिए दुनिया में तो ये जो प्रॉक्सी वार ये पाकिस्तान में लड़ी गई, इसको कितना आप जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की खराबी? पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मामले में ये जो पहले मुजाहिदीन को और फिर तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया, तो ये टाइम है जिसने ईरान ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इस बात का ज़िम्मेदार समझा और कहते रहे। मैं एक दफ़ा कई साल पहले इनकलाब के बाद ही मैं गया, ईरान गया, तो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी पे लिखा हुआ था लानत बर पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर चॉकिंग करने वालों ने लिख दिया। ये तो मुझे नहीं पता, तो नहीं होगा ना, जाहिर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ दीवार पे लिखा, दीवारों में लिखा था। तो मैं जब अंदर गया उसे काउंसलर से मिलने के लिए, तो काउंसलर लोग ने उन्होंने लाक रखा हुआ था अपना, डरे हुए थे, मतलब इतना खौफ और बहरास था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी रिजेंटमेंट था। जो ईरानी इनकलाबी लोग थे और इनकलाबी, उसको दो तीन चीज़ें थी। वन कि पाकिस्तान को वो अमेरिका का एजेंट समझते थे। अब ये पाकिस्तान है नहीं है, ये तो पाकिस्तान खुद जवाब देगा। मैं नहीं समझता हूँ कि गलत समझते थे, सही समझते थे। तो एक तो ये बात, अमेरिका की जंग तो लड़ी है ना हमने, अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो ये समझते थे कि ये वेस्ट के साथ ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो पाकिस्तान जो है वेस्ट की हिमायत में अफ़गानिस्तान में है। हालांकि जो अफ़गानी जो हैं वो ईरान में भी गए हैं, तो अफ़गानियों को ईरान ने अपनी सोसाइटी में जम नहीं होने दिया, उनको बाहर रखा, कैंप में। तो लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज़्यादा ताल्लुकात की खराबी की बुनियाद है वो तालिबान गवर्नमेंट पहली वाली फिर दूसरी वाली, अब गवर्नमेंट नहीं है, मतलब ये मूवमेंट ही सारी कि ईरान भी तो नॉर्दर्न अलायंस को कर रहे थे ना सपोर्ट, ईरानी देखिए अब पाकिस्तान में जो अहले तशी है ना, वो पाकिस्तान इज़ अ वेरी फ्रेजाइल कंट्री, इसीलिए हमेशा पाकिस्तान जो है वो बड़ी से, इवन ज़ियाउल हक के टाइम पे
पाकिस्तान में अहले तशरीह ने, आपको पता है, इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट पे कब्जा कर लिया था। हाँ, वो तो ज़कात का मामला, ज़कात का जो देखिए सेक्टेरियन इश्यूज हैं ये, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप में एक बुनियादी कैरेक्टर जो है वो सेक्टर्स का है, सेक्ट्स का है, फ़िरक़ाबंदी का है। सऊदी जो है वो सल्फ़ी हैं, ईरान जो है वो शिया है, पाकिस्तान मिक्स है। या शिया कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इन्फ्लुएंशियल है एक। दूसरा, पाकिस्तान में देवबंदी भी है, वो दूसरे भी है, वो जो बरेलवी भी है, बरेलवी भी, बट मेजॉरिटी पाकिस्तान में भी। लेकिन शिया, एंटी शिया मूवमेंट पाकिस्तान में, मूवमेंट में पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या अडॉप्ट करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, जिससे ताल्लुकात बेहतर रहते हैं? और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सेक्टेरियनिज्म की आप बात करें, ये दूसरी जगहों पे नहीं है, लेकिन वही सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान में नज़र आता है और वो मिलिटेंट है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मिलिटेंट जो सेक्टेरियनिज्म आया है वो तालिबान के आने के बाद आया। उससे पहले अहले तशरीह मिलिटेंट नहीं थे, वो प्रीच करते थे जो भी गलत या सही, जो भी एतराफ़ करें या न करें। उनके बहुत बड़े ईरान ने जो ईरानी इनकलाब के नतीजे में जो सबसे बड़ा है कि उनके यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो खुमैनी के मातहत हैं, जो खुमैनी के मातहत हैं, वो उलमा हैं, वो प्रीचर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा पावर है, वो पार्लियामेंट, एवरीथिंग उनके सामने जवाब दे, वो आइडियालॉग्स हैं। उस आइडियालॉग में हर मुल्क में उन्होंने जहाँ एम्बेसी है वहाँ उनका जो खुमैनी के जो खुमैनी और खामनाई दोनों, खामनाई का ऑफिस है, इधर ऑफिस होता है, वो प्रीचर्स हैं। तो वो ईरान जो है वो अपने प्रीचर्स को या जो भी अहले तशरीह के उसको काफ़ी फाइनेंस वगैरह भी करता है। इसी तरह सऊदी अरब वाले भी करते हैं, सऊदी अरब वाले अहले हदीस को भी करते हैं, सल्फियों को भी करते हैं, ये देवबंदी को भी करते हैं, किताबें ये वो आगे पीछे। तो ये जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का इसमें इतना ज़्यादा कसूर नहीं है एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न, कि भाई पाकिस्तान ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में जो भी पॉलिसी इख्तियार की उसकी गलती वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं की। दूसरा, पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा काम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अगर किसी ने अच्छा किया है तो एक तो ईरान के अंदरूनी मामला में कभी मुखालफत नहीं किया, मुदाखलत नहीं की। दूसरा जो है वो ईरान के साथ किसी तरह से भी ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश भी नहीं की, ईरान पर दबाव भी डालने की कोशिश नहीं की अमरीकियों की हिमायत में या दूसरे की। जैसे ये आप बोल रहे हैं ना कि जो गैस पाइपलाइन का इशू है, तो पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट ईरान के साथ किया है, विच इज़ इकनॉमिकली ए वायबल थिंग टू डू एक्चुअली। ईरान के साथ इसलिए किया कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, वो इंडिया के इंटरेस्ट में है, वो ईरान के इंटरेस्ट में है, क्योंकि उनकी गैस इंडिया में जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान में गैस का प्रॉब्लम। मैं आता हूँ गैस पाइपलाइन इशू पे, लेकिन मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म चला और बहुत बढ़ गया और मिलिटेंट हो गया, इसको पाकिस्तान कैसे रोक सकता था? क्योंकि प्रॉक्सीज तो दोनों ममालिक की आप ये तो लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान में प्रॉक्सीज थी ना, ईरान की है, अभी भी है ना, ईरान की भी है और सऊदी अरब की भी, आप और अब इसमें शायद कतर भी एक प्लेयर है। तो अब इसको तो रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? इसलिए कि अफ़गानिस्तान में आपने जितनी मिलिटेंसी पैदा की है उसमें पाकिस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान में, चूँकि तारीख़ी तौर पर अफ़गानिस्तान की तारीख़ में मुल्लाज जो हैं या मुल्लाज बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं और उन्होंने कई गवर्नमेंटों को टॉपल करने में मुल्लाओं का बड़ा बुनियादी रोल था। तो इसलिए अमेरिकनों ने और वेस्ट ने भी चुना बड़ी समझदारी से कि मौलवियों को यूज़ करो सोवियट्स के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए और पाकिस्तान एज ए फ्रंट स्टेट यूज़ हुआ कि चलो तुम ये काम करो, ज़ाहिर मुआवजा लेके किया। इस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया, लेकिन आगे इस्लामी जमातें रहीं, मजहबी जमातें रहीं। नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया, ये हमारी एजेंसियां थी, कोई जमात इस्लामी हो या दूसरी। एस्टेब्लिशमेट ने बैक किया ना उनको, जमात इस्लामी को किसने बैक किया? अमेरिकन के कहने पे, अमेरिका के कहने पे किसने किया? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किया, पाकिस्तानी एजेंसी। तो वो तो उसके नतीजे में देखिए, जब आप अपने मुल्क के लोगों को
दूसरे मुल्क में जाके मिलिटेंसी करने की इजाज़त देंगे। ख़ास तौर पर जो पश्तून स्पीकिंग लोग थे वो गए, वो जाके अफ़गान, तो इसी तरह जमात इस्लामी के लोग भी अफ़गानिस्तान में गए, दूसरे लोग भी गए। तो नतीजा क्या हुआ कि जो जो देवबंदी या अहले हदीस सेक्ट के लोग थे वो अलार्म हो गए ना कि ये पावर में आ जाएंगे, ये तो यहाँ भी हमें यहाँ से एलिमिनेट करें। देखें अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हुआ हज़ारा, जो अहले तशी हैं अफ़गानिस्तान में, वो मौलवियों ने सबसे ज़्यादा उनको टारगेट किया। आज भी टारगेट हो रहे हैं, आज भी ये देखें ना पाकिस्तान में भरे हुए, पाकिस्तान में ये जो अभी इस्लामाबाद में भरे हुए हैं सर, पूरे कराची में जी, ये नई गवर्नमेंट आने के बाद इस्लामाबाद में भरे हुए हैं, पाकिस्तान में भरे हुए हैं, और बहुत सारे देखो अभी जो KPK में जो वाक़या हुआ जिसमें 150 लोग मरे हैं, उसमें पाराचनार में तो पाराचनार सेंटर है इस लड़ाई का, जाहिर है वो तो लड़ाई बॉर्डर है ना दोनों मुल्कों। तो अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को रिपरकशन है उस मिलिटेंसी को जो आपने प्रमोट किया विद इन द कंट्री एंड विदाउट, उसके लिए ईरान भी अब वही मिलिटेंट्स हैं, वो हमारी जान को आए हुए हैं। हमारी रियासत के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा इस वक्त है, ना हिंदुस्तान है, ना अमेरिका है, ना रूस है, मैं कहता हूँ ये जो तालिबान रिजीम है ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है एज ए स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और पाकिस्तान को एहसास नहीं है। ये नहीं हमारे बच्चे, ये आपके बच्चे नहीं, ये पावर में बच्चा कोई नहीं होता है, पावर में बच्चा कोई भी नहीं होता है, पावर स्ट्रगल में तो दुश्मन होते हैं भाई। अच्छा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक इशू गैस पाइपलाइन का है। ये तकरीबन 2772 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 585 किलोमीटर है, सिर्फ 585। उन्होंने अपने हिस्से की बना ली, पाकिस्तान की 585 किलोमीटर में 1 किलोमीटर भी नहीं बना। क्या वजह है सर? और इस इशू के ऊपर वो जा रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट ये था ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कि आप इसको बनाएंगे अपने हिस्से पे और हम अपने हिस्से पे बनाएंगे। पहले वो इंडिया तक जा रही थी पाइपलाइन, फिर वो इंडिया उससे निकल गया तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर ही आ गई सारी बात। 7.5 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट था उस वक्त, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं इंटरनेशनल, और 18 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान से क्लेम करने वाले हैं अगर वो जाते हैं। लेकिन अभी तक रुके हुए हैं, वो बात जो है वो डिले टैक्टिक्स पे चल रही है। वजह क्या है सर, ये क्यों नहीं बनाया पाकिस्तान ने? देखिए इसमें 2-3 वजह हैं। एक तो वजह खुद पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी कोई माहिदा किया बुरा तो किया, जैसे मैं कहता रहता हूँ, क्योंकि ये माहिदा लिख लेते हैं, ये माहिदे में दस्तखत करने में तेज़ हैं क्योंकि डॉलर मिल रहे होते हैं। तो जैसे वो डॉलर मिल जाते हैं, ईरान से तो कोई डॉलर नहीं मिल रहा, कुछ तो मिला होगा ना। देखिए नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या आसरा मिला या नहीं मिला, लेकिन देखिए उसमें क्या हुआ था इस जरदारी साहब के दौर में, गैस पाइपलाइन के लिए इन्होंने एक लेवीज़ क्रिएट किया था कि जो इंपोर्ट हो रहा है पावर सेक्टर में उसका कुछ परसेंटेज जो पावर कंपनियां हैं वो उसको टैक्स की सूरत में जमा करेंगे ताकि उससे हम पाइपलाइन बनाएंगे। बाद में इन्होंने बनाया नहीं, वो जो पैसे थे जमा करके कंपनियां अपने पास रखे रहीं, और वो बाद में उन्होंने एडजस्ट करा ली सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट से कि नहीं जी ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, तो ये है वो है। तो पॉइंट ये है कि जो फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान के पास, पहली बात है फंड थे नहीं। अच्छा, फंड थे नहीं, और बात है इंटरनेशनली कोई इनको इमदाद मिलने वाली नहीं थी। दूसरी बात यह है कि चूँकि पाकिस्तान की हैबिट है, देखो चाइना के साथ एग्रीमेंट किया ना उन्होंने कहा जी हमने 65 बिलियन करना था, 25 या 26 बिलियन ईरान वो चाइना ने करना था, आपने उसका सब्सिक्वेंट पाक रुपये में करना था, आपने तो नहीं किया। तो सवाल ये है कि आप वो माहिदे करते क्यों हो जो आप पूरे नहीं करते हो, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह कि ईरान के साथ आपने 500 या 600 किलोमीटर आपने बनानी थी तो आप बना लेते भाई, गैस ना लेने का मसला और था भाई। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर या अमेरिकन प्रेशर कितना हाइल है आपके ख्याल में? मैं ईरान, देखिए कोई हाइल नहीं है, ये बहाना है, ये बहाना है। अमेरिकन डिसलाइक करते हैं कि ईरान के साथ डील ही नहीं करो। इंडिया तो कर रहा है, चाइना तो कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है, रशिया कर रहा है, टर्की कर रहा है। नहीं वो तो बड़े मुल्क है ना सर। टर्की बड़ा मुल्क है,
जाहिर है वो ताकतवर मुल्क है, पैसा है उसके पास, आपके पास पैसा ही नहीं मतलब आप भी पैसा पैदा करो ना। अब भाई बात ये है, मतलब आपका गुर्बत है ना, आपका पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आप पैसा सही इस्तेमाल भी नहीं करते हो, आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है, करप्शन की नजर नहीं वो देखिए। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि इमरान खान को हर सेक्टर से, खासतौर से इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सारे ये कहते हैं कि उसने इंटरनेशनल ताल्लुकात ख़राब किए। उसके दौर में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है सर, वो जो बड़े हार्ड इश्यूज़ के ऊपर थे इमरान खान के दौर में, उसके बाद फिर वो उसी तरीके से हो गया कि अटैक भी किया था उन्होंने, आपको याद होगा अगर ये केयरटेकर। देखिए अभी तो ईरान इस हद तक चला गया कि जो इंडियन एजेंट हैं जो अभी पकड़े गए, गुलबशन या जो भी पकड़ा गया वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था, अभी भी बहुत सारे ऑपरेट कर रहे हैं इसी तरह से। और ईरान ने ये कभी इससे पहले अलाउ नहीं किया, ईरान ने इससे पहले अलाउ नहीं किया, लेकिन अभी ईरान से न सिर्फ ये कि इंडियन ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तालिबान ऑपरेटर्स भी कर रहे हैं, और जो हमारे जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं या मिलिटेंट हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है जिसको पाकिस्तान एड्रेस नहीं कर रहा। वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि जो गैस पाइपलाइन में अगर ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है तो वो कितना जस्टिफाइड है इसके लिए? खैर ईरान जाएगा वहाँ तो ईरान को, वहाँ ईरानी कोर्ट तो नहीं है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ईरान के लिए बैठा हुआ नहीं, वो इंडिया के लिए जैसा बैठा है, इससे ऐसा नहीं है। ईरान जब जाएगा वहाँ तो ईरान को ज़्यादा वहाँ से बहुत कुछ मिलने का नहीं है। ईरान इसको यूज़ कर रहा है एज ए डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पे कि ताकि पाकिस्तान कंप्लीट करे। आप कहते हैं कि वो जाएगा ही नहीं जाएगा तो उसको मिलेगा कुछ डिले टैक्टिस या प्रेशर टैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जाएगा कहेगा साहब इंटरनेशनली ईरान के खिलाफ सेंक्शन हम नहीं कर सकते, हमारी इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं, हम क्या करें, हमारे पास इतने हमारा तब पड़ा ही नहीं, हमारे पास अपनी कंपनियों में पैसे नहीं हैं, हमारे पास इनको ईरान ने कहा था इधर हमारे जब भी आ रहा हमारे यहाँ भी तुम ही बना दो है। ईरान मोस्ट प्रोबेबली वुड हैव डन दैट, लेकिन नहीं। बहरहाल तो अब फ्यूचर में ईरान को जब इतना बड़ा लॉस हो रहा है, $18 बिलियन का वो जाके अगर क्लेम भी कर रहा है, आप कह रहे हैं कि वो प्रेशर टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है उसको, जाएगा नहीं, नहीं जाएगा मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, बट अगर जाएगा तो वहाँ से ईरान को कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। अच्छा, वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। देखो ईरान इटसेल्फ इज ए लाइक फॉर इंटरनेशनल बरादरी ईरान इज ए आइसोलेटेड कंट्री, तो एक ट्रबल मेकर है, तो उस ट्रबल मेकर को इंसाफ तो कोई भी नहीं देगा। सही है, तो ये बहुत शुक्रिया आपका सरदार अशरफ खान साहब। नाज़रीन, सरदार अशरफ की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा अहम उन्होंने एक जुमला इसमें कहा कि ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो खुद ही इसको प्रेशर टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और अगर वो चला भी गया तो वहाँ उसे इंसाफ मिलने वाला नहीं है। क्या चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।